दोस्त, मैं कैलाश मिश्रा, डायरेक्टर डेस्टिनेशन IAS एकेडमी। मैं लास्ट 2 डिकेड से सिविल सर्विस एस्पिरेंट को गाइड कर रहा हूँ। आज मैं वेनेजुएला पर अमेरिकी आक्रमण के संबंध में चर्चा करूंगा। यह आपकी पीटी मेन एवं इंटरव्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्त, तुलसीदास अपनी एक चौपाई में कहते हैं कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। हे ईश्वर, समर्थवान व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति कोई गलती नहीं करता। जैसे आज अमेरिका कोई गलती नहीं करता। अगर वह इराक पर आक्रमण करता है, ईरान पर आक्रमण करता है, सीरिया पर करता है, लीबिया पर करता है, वेनेजुएला पर करता है, ग्रीनलैंड पर करता है, तो वह कोई गलती नहीं करता। क्यों? कि वह समर्थवान है। उसी तरह आपके पॉलिटिकल साइंस में एक बहुत ही प्रसिद्ध रियलिस्ट विचारक है मैकियावेली। उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंस में लिखा है कि साध्य साधन को निर्धारित करता है। अगर देश की समृद्धि, सुरक्षा, विकास ये सब दांव पर हो तो कोई भी रास्ता अपनाया जा सकता है। उसमें राजा को नैतिकता और अनैतिकता के संबंध में विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर साध्य पवित्र है तो कुछ भी किया जा सकता है। यहाँ पर अमेरिका अपने आप को विश्व का सर्वश्रेष्ठ शक्ति प्रदर्शित करना चाहता है, प्रमाणित करना चाहता है। तो अमेरिका का साध्य अच्छा है तो वह इस तरह की आक्रमणकारी हड़प नीति का अनुसरण कर रहा है, तो मैकियावेली उनको जस्टिफाई करते हैं। गांधी बाबा इसे सहमत न हो, क्योंकि गांधी बाबा का मानना है कि साधन साध्य को निर्धारित करता है। उसी तरह आप देखेंगे कि एक बहुत बड़े विचारक हैं हॉब्स। उन्होंने अपनी पुस्तक लेवियाथन में लिखा है कि स्टेट ऑफ नेचर, प्राकृतिक अवस्था में कोई कानून व्यवस्था नहीं होता। लोग जैसा करना चाहें वैसा करें। वहाँ मत्स्य न्याय प्रचलित है, जहाँ पर कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेते हैं। उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मत्स्य न्याय प्रचलित है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और संयुक्त राष्ट्र संघ एक मूक दर्शक के रूप में देखते रह जाता है। इसी संदर्भ में मैं मॉर्गेंथेउ को भी कोट करूंगा। मॉर्गेंथेउ अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशंस में कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त नहीं होता, कोई अस्थायी दुश्मन नहीं होता। राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होती है। आज भी सभी राष्ट्र अपने हित के अनुसार एक दूसरे का समर्थन करता है, नैतिकता या अनैतिकता के आधार पर नहीं। दोस्त, मैं इसी संदर्भ में अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर आक्रमण का चर्चा करूंगा। जैसे आप सभी जानते हैं कि 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने वेनेजुएला के विरुद्ध मिलिट्री लॉ इन्फोर्समेंट ऑपरेशन संचालित किया, जिसे ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व का नाम दिया गया। इस ऑपरेशन के अंतर्गत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो एवं उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया गया। इस ऑपरेशन को यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज और ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन एवं यूएस साउदर्न कमांड के द्वारा अंजाम दिया गया। और निकोलस मादुरो पर यह अंजाम लगाया गया कि वह नार्को टेररिज्म, कोकीन ट्रैफिकिंग तथा आर्म ग्रुप के साथ षड्यंत्र में सम्मिलित था।
अमेरिका इसे अपराधी नेटवर्क के विरुद्ध की गई लॉ इन्फोर्समेंट की कार्रवाई बताया, जबकि वेनेजुएला इसे डायरेक्ट मिलिट्री इन्वेजन कहता है, इलीगल रिजिम चेंज की बात करता है। देखेंगे कि क्या हुआ। मैंने अभी बताया कि 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व लॉन्च किया, और जिसके तहत मादुरो और उनकी वाइफ सीलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार किया गया। इसको अमेरिका के स्पेशल फोर्सेस डीईए और सॉदर्न कमांड के द्वारा अंजाम दिया गया। और अमेरिका का ये आरोप था कि मादुरो नार्को टेररिज्म में इन्वॉल्व था, और ये इन्वेजन नहीं है, लॉ इन्फोर्समेंट के लिए ये कार्रवाई की गई है। जबकि वेनेजुएला का ये मानना है कि ये मिलिट्री इन्वेजन है, और मादुरो की सत्ता को चेंज करने के लिए ये काम किया गया है। अब आएंगे कि वेनेजुएला और अमेरिका के बीच टेंशन का कारण क्या है। ये सबके पीछे तेल का खेल है और कुछ नहीं है, तेल का खेल। अब देखेंगे कि वहां पर बेवेरियन रिवोल्यूशन हुआ था। इस बोलिवेरियन रिवोल्यूशन हुआ था। इस बोलिवेरियन रिवोल्यूशन के दौरान वहां के राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज थे। ये बोलिवेरियन रिवोल्यूशन क्या है? इसके तहत वेनेजुएला में समाजवाद की स्थापना की गई थी। अमेरिका विरुद्ध नीति का अनुसरण किया गया था, और वेनेजुएला चाइना और रूस के नजदीक गया था। तब से ही जो है आप देखेंगे कि दोनों के बीच संबंध जो है कि बहुत ही खराब रहा। और 2002 में अमेरिका ने वहां के सत्ता को चेंज करने का कोशिश किया, जब वहां के राष्ट्रपति सावेज थे, ह्यूगो सावेज थे। अब देखेंगे कि सावेज ओबामा थे 2009-2013 के बीच में। जैसे मैंने आपको बताया कि सावेज ने बोलिवेरियन क्रांति स्टार्ट किया, और इस दौरान उनका झुकाव रशिया और चाइना के प्रति रहा। अब देखेंगे मादुरो एरा में अमेरिका से वेनेजुएला पूरी तरह से कट गया, और वहां पर चाइना का बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट हुआ, और रशिया ने वहां पर आर्म्स और एम्यूनिशन भी सप्लाई किया। तो जिससे अमेरिका यह सोचने लगा कि वेनेजुएला उनके प्रभाव क्षेत्र से बाहर जा रहा है, तो उन्होंने वेनेजुएला के अपोजिशन पार्टी का लीडर था गुआइडो, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, वहां के अपोजिशन पार्टी, इनको जो है कि हेल्प देना स्टार्ट कर दिया। और जो बाइडन ने वहां पर पार्सल सैंक्शन रिलीफ दिया था। अब देखेंगे अमेरिका अरेस्ट ऑफ अ सिटिंग हेड ऑफ स्टेट, ये जो एक अनप्रेसिडेंटेड घटना था। इससे पहले एक ही बार ऐसा हुआ था। आप देखेंगे कि पनामा के डिक्टेटर थे जनरल मैनुअल नोरेगा, और पनामा के विरुद्ध 1989 में अमेरिका ने ऑपरेशन जस्ट काउज स्टार्ट किया था, और 1990 में उन्होंने पनामा के डिक्टेटर जनरल मैनुअल नोरेगा को अरेस्ट किया था। उस पर भी यही चार्ज था, ड्रग ड्रग ट्रैफिकिंग का चार्ज था। तो उस समय नरेगा भी वहां के राष्ट्रपति थे, और अभी 2026 में माडुरो को अरेस्ट जो किया गया वह भी वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट एस्पेक्ट देखेंगे कि मादुरो को अरेस्ट करने के बाद वहां के राष्ट्रपति कौन बनी?
डेल्सी रोड्रिगेज। जबकि आप देखेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वेनेजुएला का एक एक्टिंग प्रेसिडेंट जो है कि हुआ है, और डेल्सी रोड्रिगेज ने इंटरनेशनल मीडिएशन का अपील किया कि इंटरनेशनल मीडिएशन होना चाहिए, मदुरो को छोड़ा जाना चाहिए। नेक्स्ट एस्पेक्ट देखेंगे आप कि मिलिट्री रिस्पॉन्स एंड क्योस। अमेरिका के इस कार्रवाई के बाद वहां के डिफेंस मिनिस्टर जो थे व्लादिमीर पेड्रिनो लोपेज, उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के इस एक्शन का आर्म रेसिस्टेंस करेंगे, और वहां के लोग जो है कि सड़क पर आ गए। अब देखेंगे कि इसका इंटरनेशनल रिएक्शन क्या होता है। रशिया ने इसको क्या कहा कि इंटरनेशनल किडनैपिंग, और अमेरिका को इस तरह की काम नहीं करना चाहिए, ये इंटरनेशनल किडनैपिंग है। और हम लोग इनको लीबिया से कंपेयर कर सकते हैं। इंटरनेशनल लीबिया में भी अमेरिका ने ऐसा किया था, सीरिया में भी अमेरिका ऐसा किया है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल में, लेकिन यहाँ पर इंटरनेशनल रिएक्शन क्या आ गया। रशिया ने क्या कहा कि ये स्टेट किडनैपिंग है। रशिया ने कहा कि स्टेट किडनैपिंग है, अर्थात अमेरिका ने मॉडेरो को किडनैप किया है। चाइना का मिक्स्ड रिएक्शन था। चाइना नो इंटरफेरेंस की नीति का अनुसरण किया, और अपने ऑयल इन्वेस्टमेंट के बारे में, जहां अब ऑयल इन्वेस्टमेंट के बारे में कहा कि उनके ऑयल इंटरेस्ट जो है कि प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। अब देखेंगे कि रॉकेट मैन नॉर्थ कोरिया ने यह कहा कि किसी को भी अमेरिका की सिक्योरिटी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, अर्थात जापान को, साउथ कोरिया को अमेरिका की सिक्योरिटी पर बिलीफ नहीं करना चाहिए। उन्होंने जस्ट मादुरो के अरेस्ट करने के बाद बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर दिया, और अपने पड़ोसी देशों को यह बताने का कोशिश किया किम जोंग उन ने कि अमेरिका के सिक्योरिटी के बल पर आप सुरक्षित नहीं हैं। आएंगे अब हम लोग इंडिया के बारे में देखेंगे। लैटिन अमेरिकी देश मेक्सिको, बोलीविया इस घटना का कड़ी निंदा किया। ब्राजील और कोलंबिया ने कहा कि दोनों देशों को रिस्ट्रेंट कॉन्स्टेंट मेंटेन करना चाहिए, और इस तरह का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। इंडिया ने अपने गुटनिरपेक्ष नीति का अनुसरण किया, और इंडिया का ये मानना है कि किसी देश में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन इंडिया ने न तो अमेरिका का समर्थन किया और न ही वेनेजुएला का समर्थन किया। अब इंडिया वेनेजुएला में अमेरिकी एक्शन का कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि इंडिया भी अपने राष्ट्रीय हित को देखता है, और संभावना ये है कि अगर मादुरो वहां से हट जाते हैं, उनका प्रभाव क्षेत्र हट जाता है, वहां पर अमेरिकी समर्थित सरकार आती है, और वहां पर चाइना का इन्फ्लुएंस कम हो जाता है, तो इंडिया का जो वेनेजुएला में इन्वेस्टमेंट है वहां के ऑयल फील्ड में, तो इंडिया को लाभ होगा। इस बात को सोचते हुए इंडिया ने अमेरिकी एक्शन का विरोध नहीं किया और न ही समर्थन किया। नेक्स्ट डायमेंशन हम लोग देखेंगे कि मिडिल ईस्ट पर इनका क्या प्रभाव पड़ा।
या क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि सब कुछ जो है कि तेल का खेल है दोस्त। जो भी ऑयल रिच कंट्री है वह अगर कभी भी अमेरिका के विरुद्ध जाने का कोशिश किया है, या तो उनको मार दिया गया है या सत्ता से हटा दिया गया। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं एक पानामा में, जब ह्यूगो सावेज को हटाया गया था, मैनुअल नोरेगा को हटाया गया था। उनके बाद ह्यूगो सावेज जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट थे उनको भी हटाने का कोशिश किया गया। मदुरो को तो किडनैप कर लिया गया। और 1991 में फर्स्ट गल्फ वार हुआ था, तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर थे और सद्दाम हुसैन पर यह आरोप लगाया गया था कि इराक के पास में बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स है और इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया है। तो उस पर कार्रवाई की गई थी 1991 में। उनके बाद 2003 में सद्दाम हुसैन को कैप्चर किया गया और उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। उसी तरह आप देखेंगे इजिप्ट के राष्ट्रपति थे हुस्नी मुबारक। उन्होंने भी अमेरिका विरोधी नीति का अनुसरण किया तो उनको हटा दिया गया और उनके जगह अमेरिकी सरकार समर्थित सरकार स्थापित हुआ। नेक्स्ट आप देखेंगे लीबिया के राष्ट्रपति थे मुअम्मर गद्दाफी। उसे भी अमेरिका विरोधी माना जाता था तो उनको भी हटा दिया गया और उनकी मर्डर हो गई। उनके बाद आप देखेंगे सीरिया के राष्ट्रपति थे बशर अल असद, जो रशिया का समर्थक माना जाता था। उसके विरुद्ध में एसटीएस को समर्थन दिया अमेरिका ने और उनको भी सीरिया छोड़ करके रशिया भागना पड़ा। और अभी नंबर है ईरान के सुप्रीमो कल्चरल लीडर एंड सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान अयातुल्लाह खुमैनी। ईरान पर कब आक्रमण हो जाए इनके बारे में प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। तो इन नटसेल में ये बताना चाहता हूं कि जो भी एनर्जी रिच, पॉइंट बी नोटेड, एनर्जी रिच स्टेट जो कभी अमेरिका के विरुद्ध जाने का कोशिश किया उनकी या तो हत्या हो गई या उनको सत्ता से हटा दिया गया। नेक्स्ट एस्पेक्ट देखेंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। देखिए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 1945 में आया था। ये उस समय की रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता है, वर्तमान रियलिटी को ये रिफ्लेक्ट नहीं करता है। वर्तमान में बहुत सारे नए नए शक्तिशाली देश इमर्ज कर गए जो फ्रांस और ब्रिटेन से अधिक शक्तिशाली है। जैसे इंडिया ले लें, जर्मनी लें, ब्राजील लें, साउथ अफ्रीका लीजिए, जापान लीजिए, ये ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इनकी सदस्यता नहीं है। दोस्त आपके नॉलेज के लिए एशिया का जनसंख्या लगभग 40% है और एशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। उनको सुरक्षा परिषद में एक प्रतिनिधित्व है चाइना, और यूरोप का वर्ल्ड का 8% पॉपुलेशन है और सुरक्षा परिषद में उनको 3 प्रतिनिधित्व मिला है। तो सुरक्षा परिषद फ्यूडलिज्म पर आधारित है, जो 1945 में फ्यूडल सिस्टम थी उस समय, उसी पर आधारित है। और जब कभी भी कोई भी रिजोल्यूशन आता है तो ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका एक मत होकर के मतदान करता है, एक साथ मतदान करता है इंपॉर्टेंट मैटर पर, और रशिया और चाइना एक साथ मतदान करता है। वेनेजुएला के संकट में भी वही देखा गया कि यूएनओ डिवाइडेड हाउस है,
ये अपनी प्रासंगिकता खो चुका है। इनकी प्रासंगिकता इस संदर्भ में केवल आप कह सकते हैं कि ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां हम अपने विचार को रख सकते हैं। लेकिन अगर यूएन से अगर आप ये अपेक्षा करेंगे जहां कहीं की सुपर पावर इन्वॉल्व है, वह कोई कार्रवाई करे, वह संभव नहीं है। नेक्स्ट एस्पेक्ट हम लोग देखेंगे यूक्रेन। देखिए कि अमेरिका अगर ऐसा कर सकता है, क्योंकि अमेरिका शक्तिशाली है, तो रशिया भी ऐसा यूक्रेन के खिलाफ कर सकता है कि वो जेलेंस्की को इसी तरह अरेस्ट करके किडनैप कर करके ले आए। जबकि जेलेंस्की यह सलाह देते हैं अमेरिका को कि व्लादिमीर पुतिन को भी किडनैप किया जाना चाहिए। चाइना भी शक्तिशाली है, तो ताइवान के प्रेसिडेंट को किडनैप कर ले। ये तो एक प्रेसिडेंट अमेरिका ने स्थापित कर दिया है, जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति के लिए बहुत ही खतरनाक प्रेसिडेंट है कि शक्तिशाली देश कमजोर देश पर आक्रमण करे और उनके राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को किडनैप कर ले। नेक्स्ट एस्पेक्ट देखेंगे न्यू कॉलोनियल पैटर्न। देखिए कि ओल्ड कॉलोनियल पैटर्न में क्या था, जो शक्तिशाली देश थे वह दूसरे देश पर डायरेक्ट अधिकार करते थे और वहां पर शासन करता था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आप देखेंगे धीरे धीरे ये ओल्ड कॉलोनियल पैटर्न जो है कि खत्म हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद न्यू कॉलोनियल पैटर्न आया। वह न्यू कॉलोनियल पैटर्न क्या था, देखेंगे वाशिंगटन कॉन्सेंसस हुआ था, जिसके तहत आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और गैट आया था। यही गैट 1995 में डब्ल्यूटीओ में परिवर्तित हो गया। पहले तो डायरेक्ट कंट्रोल होता था, मिलिट्री इन्वेजन होता था, मिलिट्री ऑक्यूपेशन होता था, वहां के शासन प्रशासन पर डायरेक्ट नियंत्रण होता था। लेकिन इन इंस्टीट्यूशन के द्वारा आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, गैट, नाउ डब्ल्यूटीओ, इनडायरेक्टली जो है कि उनके इकोनॉमी पर इकोनॉमी को प्रभावित किया जाता है और आर्थिक दृष्टिकोण से उसे शोषित किया जाता है। जैसे आप जानते हैं कि अगर कोई भी देश में आर्थिक संकट उत्पन्न होती है, तो अगर वह आईएमएफ के पास में लोन के लिए जाता है, तो आईएमएफ उस पर कंडीशन इम्पोज करता है। उस कंडीशन का नाम है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। तो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम के तहत वह कहता है कि आपको ग्लोबलाइजेशन करना होगा, प्राइवेटाइजेशन करना होगा, लिबरलाइजेशन करना होगा, जिससे कि वेस्टर्न कंट्री को फायदा मिले। तो एक पैटर्न जो है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप इस तरह के पैटर्न देखेंगे। ब्रिटेन वुड्स सिस्टम के तहत कॉलोनाइजेशन प्रोसेस जो कि स्टार्ट हुआ, जिनको हम लोग न्यू कॉलोनाइजेशन कह सकते हैं। और अब जो है कि एक नया पैटर्न आ रहा है। नया पैटर्न अमेरिका ने स्टार्ट किया है। वह नया पैटर्न क्या है कि मेरा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, जानते हैं जैसे कि विभिन्न शहरों में डॉन होता है। वो डॉन क्या कहता है कि ये एरिया मेरा है, इस एरिया में तुम मत आना, ये एरिया मेरा है, इस एरिया में मत आना, वहां का रंगदारी टैक्स मैं लूंगा, वहां के लोगों का शोषण मैं करूंगा। उसी तरह अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी हो रहा है। अमेरिका हमेशा से वेस्टर्न हेमिस्फेयर को, लैटिन अमेरिका को अपने प्रभाव क्षेत्र में मानता है और इसी कारण से वो ग्रीनलैंड को भी ऑक्यूपाई करना चाहता है। और यहाँ पर जो है कि चाइना आ गया, वेनेजुएला में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रसिया आर्म्स एम्यूनिशन देना स्टार्ट किया। तो अमेरिका कहा कि ये मेरे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में तुम क्यों आए। तो इस कारण से भी मादुरो को अरेस्ट कर लिया गया और पनामा के राष्ट्रपति को भी अरेस्ट किया गया था। चाइना क्या कहता है कि ईस्ट एशिया उनके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में है, आसियान के सभी देश जो है उनके
एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, इस एरिया में कोई मत आना, कोई मत झांकना। रशिया क्या कहता है कि ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री उनके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में है, तो उस एरिया में कोई मत झांकना। और आपके इंडिया भी यही कहता है कि साउथ एशिया उनके एरिया में ऑफ इन्फ्लुएंस में है, तो यहाँ पर कोई मत झांकना। तो वही जो डॉन, लोकल डॉन टाइप का होता है ना, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी यहाँ पर एक नया पैटर्न आया है, डॉन आ गया है कि ये मेरा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये मेरा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, इसमें किसी दूसरे देश का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एस्पेक्ट आप देखेंगे कि पनामा, मिडिल ईस्ट, वेनेजुएला, यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था, पनामा में अमेरिका ने कार्रवाई किया था 19 दिसंबर 1989 में, और जनवरी 1990 में वहाँ के जो हेड ऑफ द स्टेट थे, डिक्टेटर थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया था। उसी तरह आप देखेंगे सद्दाम हुसैन को डिथ्रॉन किया गया था, बाद में उनको फांसी पर चढ़ा दी गई थी, और अभी मादुरो अमेरिका की जेल में है। अब देखेंगे इनका फ्यूचर सिनेरियो क्या हो सकता है। तो आपके नॉलेज के लिए, जहां जहां अमेरिका गया, चाहे वह इराक में हो, लीबिया में हो, सीरिया हो, अफगानिस्तान हो, या अभी वेनेजुएला, सभी जगह जो कि इनस्टेबिलिटी आ गई। ठीक, इनस्टेबिलिटी आ गई। एक तो संभावना, अब इनस्टेबिलिटी आई तो मेरे समझ से वहां पर वेनेजुएला में भी इनस्टेबिलिटी होगी। और दूसरा संभावना ये भी व्यक्त किया जा रहा है कि वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में कोई नेगोशिएशन हो, अमेरिका समर्थित सरकार वहां पर आए। एक संभावना जो कि ये है, जो ग्लोबल नॉर्म ब्रेक डाउन, इनका मतलब ये हुआ कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होता है कि आप किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, या किसी देश का डिप्लोमेट अगर आपके देश में भी है तो आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, एम्बेसी में एंट्री नहीं कर सकते हैं विदाउट एम्बेसडर के परमिशन का। तो अमेरिका ने ये ग्लोबल नॉर्म को ब्रेक किया है। उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून होता है कि आप 200 नॉटिकल माइल्स जो होता है वह EEZ होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, आप उस एरिया में नहीं आएंगे, तो उनको जो है कि तोड़ दिया है। दूसरा, पावर सेव्स लीगलिटी, यानी समर्थ को नहीं दोष गोसाई। हे ईश्वर, समर्थवान लोग जो है कि कोई गलती नहीं करता है, और छोटे छोटे देश को जब भी बड़ा देश चाहे तो उनके हेड ऑफ द स्टेट पर कार्रवाई कर सकता है। फ्रेजाइल सॉवरेनिटी ऑफ स्मॉल स्टेट्स, ये भी संभावना है। और कॉलोनियल पीरियड में जस्टिफिकेशन ये था कि हम सिविलाइजेशन मिशन पर चले हैं। जैसे ब्रिटेन कहता था कि एशिया और अफ्रीका के लोग जो एक अनसिविलाइज हैं, हमारा वहां पर कॉलोनी जो है कि सिविलाइजेशन मिशन है, ये जस्टिफिकेशन था कॉलोनियल पीरियड में। पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में वह इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटेशन करता था, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, इनके द्वारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के नाम पर, फ्री ट्रेड के नाम पर। अब नया एक्सप्लोरेशन जो है कि ये आ गया कि ये मेरे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर है, तो वहां पर किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। देखो कि ये क्वेश्चन जो है तुम लोगों को पूछा जा सकता है मेन एग्जाम में, इंटरव्यू में, प्रीलिम्स में। मेन एग्जाम में इनको लिंक किया जाएगा यथार्थवादी उपागम के साथ, रियलिस्ट अप्रोच, पर्टिकुलरली मॉर्गेंथेउ का। तो यहाँ पर जो है कि हम लोग स्टार्ट करेंगे, मॉर्गेंथेउ से स्टार्ट करेंगे, इनको मैकियावेली से लिंक करेंगे, हॉब्स से लिंक करेंगे। अगर संभव हो तो आप
इंडिया के यथार्थवादी विचारक कौटिल्य से लिंक कर सकते हैं, प्राचीन भारतीय विचारक, प्राचीन ग्रीक विचारक थ्यूसिडाइड्स से जो इनको लिंक कर सकते हैं। उनके बाद आपको ये इससे लिंक करना होगा और दिखाना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता, राष्ट्रीय हित ही सर्वोपरि होती है। थैंक यू। जय हिंद। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको अपने लक्ष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ने में मदद करेगा। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको डेस्टिनेशन IAS एकेडमी से और भी उपयोगी UPSC मार्गदर्शन मिलता रहे।